हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मजे में। और आई थिंक कि घर में एंजॉय कर रहे होंगे लॉकडाउन को। कुछ बच्चे तो बहुत तंग हो गए होंगे, इरिटेट हो गए होंगे, और कुछ बच्चे थोड़े से मुझे मायूस लग रहे हैं, जो चाहते थे कि एग्जाम जेई नीट का ना हो सितंबर में। बट अभी तक जो न्यूज़ आ रही है उसके अकॉर्डिंग तो जो शेड्यूल आपको दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ही आपके एग्जाम होंगे। तो एग्जाम तो देखिए, अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि रिस्क है जान का कोरोना का, तो वो तो आपकी सेफ्टी पे डिपेंड करता है। अगर आप अच्छे तरह से मास्क वगैरह पहन के जाते हो, ग्लव्स वगैरह पहन के जाते हो, डिस्टेंस मेंटेन रखोगे, तो चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। और एनटीए जो है एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, तो वो भी पूरी श्योरिटी रखेगा इस बात की कि स्टूडेंट्स जो है वो इस किसी खतरे में ना आए। ठीक है, लेकिन एग्जाम होना चाहिए भाई, मेरे अकॉर्डिंग तो एग्जाम होना जरूरी है। जितना लेट एग्जाम करेंगे उतना बच्चों के ऊपर मेंटली भी बहुत असर पड़ता है उस बात का, और फिजिकली भी उस बात का बहुत असर पड़ता है। तो एग्जाम हो जाए तो अच्छी बात है। हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में होती है। अगर हम खुद सभी रूल्स को फॉलो करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है कि हमें कोरोना हो जाएगा। ओके, तो ये तो सब कहने की बातें हैं। बहुत सेंटर्स हैं, गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी फैसिलिटी दी है कि आप खुद अपना सेंटर चूज कर सकते हैं अपने पास का। उसके बावजूद अगर आपको रिस्क है तो भाई फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर तो कभी भी रिस्क नहीं जाएगा किसी भी चीज का। ओके, तो इस बात को थोड़ा सा नेग्लेक्ट कीजिए। मेरे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे लगता है कि एग्जाम होना चाहिए। अच्छी बात है अगर एग्जाम हो रहा है सितंबर में, और बच्चों की बहुत प्रिपरेशन हो गई होगी। अगर आपको कोरोना का डर है तो वो आपको रीजन में बता चुका हूँ कि उसका क्या तरीका है। सभी लोग वही फॉलो कर रहे हैं, और उसको करोगे तो कोई खास मेरे ख्याल से प्रॉब्लम आएगी नहीं। आप अपनी इम्यूनिटी सिस्टम पर को भरोसा करिए, जो बहुत स्ट्रांग हो गया आई थिंक। तो ओके, तो चलिए अब हम टॉपिक पे आते हैं एग्जाम के बारे में। तो एग्जाम के बाद डिस्कस करेंगे क्या सा पेपर आया हुआ था और क्या पेपर आना चाहिए था, क्या क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करूंगा मैं। हम कल पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर कुलार्स लॉ के बारे में। एंड कुलार्स लॉ में मैंने आपको व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कुलार्स लॉ वो आपको बताया था, और इसके अलावा मैंने आपको बताई थी उसकी दो एप्लीकेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक एप्लीकेशन थी कि हाउ टू कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, एंड सेकंड वन वाज द हाउ टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस। बिकॉज वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वे एसिड और बेस ही होते हैं ना, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि एसिड और बेस का हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकाल सकते हैं। ओके, इतना हमने कल किया था। एक तो एप्लीकेशन इसकी और रहती हैं, आज मैं वो डिस्कस करूंगा आपके साथ कि हाउ टू कैलकुलेट या हाउ टू रिलेट अदर कंसेप्ट विद द कुलार्स लॉ। उसके बाद अगर हमारे पास टाइम बचता है तो हम नया टॉपिक भी आज ही स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो आज हम थर्ड एप्लीकेशन पे आते हैं भाई। थर्ड एप्लीकेशन जो आपकी है वो सेकंड एप्लीकेशन से ही रिलेटेड है, और वो है क्या हम वो पढ़ते हैं। आपको करना क्या है इस थर्ड एप्लीकेशन में, इट हेल्प्स टू कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट, हम बोल सकते हैं उसको डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, या बेसिकली उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम आयनाइजेशन कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिनोट जो हम करते हैं वो हम के से डिनोट करते हैं, बेसिकली कैपिटल के से। ये आपने 11th क्लास के अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम जब पढ़ते हैं तो वहां ये सब बातें बताई जाती है, व्हाट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट और क्या रिलेशन होता है। वही हमें यहाँ भी करना है सेम। देखिए 11th क्लास के अंदर हमने जो डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला पढ़ा था वो हमने ये पढ़ा था कि दैट इज के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। ये हमने पढ़ा था। कहां पढ़ा था? अगर बच्चों को याद नहीं आ रहा है कि कहां पढ़ा था तो वो भी बता देता हूं। ये हमने पढ़ा था भाई, एक लॉ था हमारा ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ठीक है ना, और यहां भी हम क्या कर रहे हैं, यहां भी हम हमारे इलेक्ट्रोलाइट को बहुत डाइल्यूट कर रहे हैं। तो जब हम डाइल्यूट करते हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो उस केस में हम इस लॉ को अप्लाई करते हैं। तो ये वही लॉ है। तो ये लॉ हम रिलेट कर सकते हैं कुलार्स लॉ के साथ। कैसे? सेकंड एप्लीकेशन से हम अल्फा कैलकुलेट करके आए हैं भाई, करके आए ना सेकंड एप्लीकेशन से। तो वही अल्फा की वैल्यू अगर मैं यहां पुट कर दूं, सी इज द कंसेंट्रेशन जो आपको न्यूमेरिकल में दी होगी। जैसे मैंने कल क्लास न्यूमेरिकल करवाया था उसमें आपको न्यूमेरिकल में कंसेंट्रेशन दी हुई थी 0.001 दी हुई थी ना, तो वो कंसेंट्रेशन हो गई। एंड अल्फा जो आप वो निकाल के आए हो। हाँ, अगर अल्फा की वैल्यू बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, देन हम इसको कंपेयर नेग्लिजिबल भी कर सकते थे। तो उस केस में हमारा के क्या बनता था, दैट इज बिकम सी अल्फा स्क्वायर, और यहां से भी हम अल्फा निकाल सकते थे, दैट इज रूट के बाय सी। तो कुछ इस तरह का न्यूमेरिकल कई बार कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर दे देते हैं जहां पर वो ये बोल कोशिश कर रहे होते हैं, हमें ये समझना होता है कि अल्फा जो है वो बहुत नेग्लेक्ट होता है, स्मॉल होता है 1 से। तो उस केस में रूल आपका ये बन जाता है, तब हम सिर्फ इतना यूज करते हैं। ठीक है, उसके लिए बाद हम ये यूज नहीं करते। ठीक है, लेकिन अगर अल्फा कंपेरेबल है तो हम अल्फा को कंपेयर नहीं नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। और
नहीं कर सकते हैं तो फिर हमें वो यूज करना पड़ेगा। तो एक एप्लीकेशन ये हो गई आपकी कि हम किस तरीके से के निकाल सकते हैं। आपसे वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि आल्सो कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट, आल्सो वर्ड करेगा, मतलब पहले आपको अल्फा निकालना पड़ेगा और अल्फा निकालने के लिए पहले आपको लैम्डा नोट एन निकालना पड़ेगा, हो ना। तो वो 3 पार्ट बन गए आपके। तो सीबीएसई के बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है 3 मार्क्स का। 1 मार्क में आपसे लैम्डा नोट पूछ लेते हैं, 1 मार्क्स में आपसे अल्फा पूछ सकते हैं और 1 मार्क में आपसे के पूछ सकते हैं, या हाफ ऑफ मार्क में आपसे ये पूछ सकते हैं और 2 मार्क्स का आपसे वो पूछ सकते हैं। ओके, वो डिपेंड करता है मार्किंग स्कीम पे भी, टीचर किस तरीके से सेट कर रहा है पेपर को। तो ये एक एप्लीकेशन होगी आपकी टू कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट के। ओके, न्यूमेरिकल में इसका लास्ट में दूंगा, अभी एक पहले हम एप्लीकेशन कर लेते हैं, फिर आपस में लेट करके हम न्यूमेरिकल देखेंगे। तो इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन पे हम आते हैं। अच्छा, इसमें आप एक चीज और कर सकते हो, देखिए साफ करने से पहले अगर मैं यहाँ पे अल्फा की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर लेता हूं तो k बिकम्स इक्वल टू सी इनटू में लैम्डा नोट m बाय में लैम्डा सी m बाय में लैम्डा नोट m एंड डिवाइड बाय 1 माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा भाई लैम्डा सी m डिवाइड बाय लैम्डा नोट m। इसको सबको सोल्व कर लीजिए, वहां से भी आपको एक नया एक्सप्रेशन जो वो मिल सकता है, जो क्या बनता है कुछ कुछ आपका, दैट इज बिकम्स सी लैम्डा स्क्वायर m सी इसका स्क्वायर डिवाइड बाय लैम्डा नोट m और लैम्डा नोट m माइनस लैम्डा सी m। ये डेरिवेशन कुछ आएगा भाई, कैसे आया है वो आप ट्राई कीजिएगा। मैंने आपको बता दिया कि ऐसे भी आप जल्दी से जल्दी के निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया आपका। तो ये आपका एक टॉपिक था, ये एप्लीकेशन थी, इसको साफ करते हैं और एक नई एप्लीकेशन पर हम अब आते हैं। कल किसी स्टूडेंट्स ने शायद 12th क्लास में, मेरा शायद माइक ऑन रह गया था, मैं शायद कुछ गुनगुना रहा था हल्का फुल्का बोर्ड साफ करते टाइम, तो किसी स्टूडेंट्स ने वो सुन लिया और उसने ये कहा कि सर हम इस वॉइस सॉन्ग को लाउड नॉइस में सुनना चाहते हैं। आपने बेटा अपनी ख्वाहिश तो बता दी, लेकिन अगर आपको वो सॉन्ग लाउड साउंड में सुनना है तो मेरी भी एक ख्वाहिश ये कि आप मुझे नीट में सिलेक्शन दे दीजिए एक आपका, कि सर मेरा नीट में सिलेक्शन हो गया है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि ऐसे यूट्यूब पे आकर एक दिन स्पेशली आपको गाना सुना के जाऊंगा, ठीक है ना। तो ये बहुत डेयरिंग बात हो रही है कि मैं यूट्यूब पे गाना सुनाऊंगा, बट उसके लिए आपको नीट करना पड़ेगा। उसके बाद ये आपकी जो इच्छा है वो मैं पूरी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। बट उससे पहले आपको वो काम करना पड़ेगा, वो आप देख लीजिए। अब कर सकते हो तो मैं भी तैयार हूं, नहीं कर सकते हैं तो भैया चुपचाप बैठे रहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन पे आते हैं भाई। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है आपकी, सॉल्यूशन चैप्टर जिस बच्चों ने पढ़ा है उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर हमारा सॉल्यूशन कंसंट्रेट हो जाता है, तो उस टाइम पर उसकी जो कंसंट्रेशन होती है और जो उसकी सोल्युबिलिटी होती है वो सेम हो जाती है। यानी हम तब उसकी कंसंट्रेशन को उसकी सोल्युबिलिटी बोल सकते हैं। ये मैंने आपको सेकंड चैप्टर में बहुत अच्छे से बताया था कि जब हमारा सॉल्यूशन सैचुरेट हो जाता है उस टाइम पर उसकी कंसंट्रेशन को हम उसकी सोल्युबिलिटी बोल सकते हैं। क्लियर? इसी बात को हम यहां यूज कर रहे हैं भाई। कैसे? कुछ सोल्ट ऐसे होते हैं जो बहुत कम घुलते हैं किसी भी सोलवेंट में, उसको बोलते हैं स्प्रिंगली सोल्यूबल सोल्ट, ठीक है, स्प्रिंगली सोल्यूबल सोल्ट। तो कुछ सोल्ट आपके ऐसे होते हैं जो आपके बहुत कम घुल सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल AgCl हो गया, ठीक है, PbSO4 BSO4 हो गया, PbSO4 हो गया। ये साल्ट ऐसे हैं भाई जो बहुत कम घुलते हैं, तो उसका मतलब घुलना बंद हो गए। अगर घुलना बंद हो गए तो मतलब उसने सॉल्यूशन को क्या बना दिया, सैचुरेट बना दिया। तो उस टाइम पे अगर सॉल्यूशन सैचुरेट हो गया है तो जो इनकी कंसंट्रेशन आएगी वही क्या कहलाएगी, उसकी सोल्युबिलिटी कहलाएगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात, क्योंकि ये बहुत थोड़े घुले हैं, इसका मतलब जो ये सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे वो डाइल्यूट प्रिपेयर करेंगे, बहुत डाइल्यूट प्रिपेयर करेंगे ना। तो इसका मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, जब बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है तब अगर हमें उसकी कंसंट्रेशन निकालनी है या उसकी सोल्युबिलिटी निकालनी है तो भी हम कुलार्श लॉ की हेल्प ले सकते हैं। कैसे? देखिए, आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, लैम्डा m जो होता है दैट इज इक्वल टू कापा इनटू में 1000 एंड डिवाइड बाय मोलैरिटी होता है, एंड मोलैरिटी इज ए कंसंट्रेशन टर्म। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि जब सॉल्यूशन डाइल्यूट हो जाएगा उस टाइम पर जो कंडक्टेंस आएगी वो आपकी लैम्डा नॉट m हो जाएगी, और जब ऐसा होगा तो सॉल्यूशन मतलब सैचुरेट हो चुका है इन सोल्ट के लिए। तो सैचुरेट सॉल्यूशन के टाइम पे उनकी जो मोलैरिटी है एक्चुअल में वो उसकी क्या बन जाएगी, उसकी सोल्युबिलिटी बन जाएगी। क्लियर हुई बात ये? तो यहां से हम किसी भी स्प्रिंगली सोल्यूबल साल्ट की
सोल्यूबिलिटी निकाल सकते हैं, और वो सोल्यूबिलिटी कितनी आती है हमारे पास, कापा इंटू में 1000 डिवाइड बाय लैम्डा नॉट एम। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ कुलार्श लॉ। क्लियर हुई बात, समझ में आ गई भैया? तो ये आपके पास एक एप्लीकेशन और आ गई कुलार्श लॉ की। ठीक है, तो ये दो एप्लीकेशन हो गई आपकी। इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल अगर है तो मैं देखता हूं, करवाता हूं आपको। तो स्टूडेंट्स ये हैं आपके दो क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है आपका पहली एप्लीकेशन जो आज की हमने की डिसोसिएशन कांस्टेंट के बेस पे, तो वो आपको ट्राई करना है। और दूसरा क्वेश्चन जो आपको मैंने दिया है वो दिया है फॉर द सॉल्युबिलिटी, और वो आपको ट्राई करना है। तो ये दो क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करने हैं, मैं नहीं बता रहा हूं भाई। हाँ, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये हिंट दे सकता हूँ थोड़ी बहुत कि उन्होंने कंसंट्रेशन आपको दी हुई है सी, कनेक्टिविटी कापा दिया उन्होंने आपको, तो सी दिया हुआ है, कापा दिया हुआ है, आप लैम्डा एम निकाल सकते हो एट एनी कंसंट्रेशन सी। उसके बाद आपको लैम्डा नॉट दिया हुआ है अलग से, तो आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था भी वो अलग से कि कापा इज इक्वल टू सी इनटू में ये तो अल्फा निकाल लीजिए पहले, या सीधी वैल्यू पुट कर लीजिएगा उस फॉर्मूले में। ठीक है, दूसरा भी ऐसे देखिए, स्पेसिफिक रिएक्टेंस कापा दे रखी है आपको इतनी, और इसकी सोल्युबिलिटी निकालनी है, और लैम्डा आयंस की दे रखी है, तो एजीसीएल की टोटल कर लीजिए इससे, वो लैम्डा नोट आ जाएगा। लैम्डा नोट आ गया, कापा दे रखा है, एस निकालना था, तो फॉर्मूला बताया था कि सोल्युबिलिटी इज इक्वल टू कापा इंटू में 1000 डिवाइड बाय लैम्डा नोट एम, बस वो वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये थे आपके दो न्यूमेरिकल्स एप्लीकेशन के, इसको ट्राई कीजिएगा। ओके, चलिए जी, अब इसमें एक चीज और आपको बताता हूं मैं। एनसीईआरटी के अंदर आपका वो इंटेक्स का क्वेश्चन है एक, कुछ बच्चों को शायद प्रॉब्लम आती है उसको करने में, तो वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन मान लीजिए या कुलार्श लॉ की एक एप्लीकेशन मान लीजिए, किस तरह से मान सकते हो आप, मर्जी है आपकी, बट उसका वो क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। कुछ बच्चों को उसमें दिक्कत आती है कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करें। ठीक है, हालांकि दूसरी बुक्स में, अदर बुक्स में वो उसका सॉल्यूशन अवेलेबल है, सब जगह अवेलेबल है, बट एनसीईआरटी वालों ने खुद करने को बच्चों को बोला हुआ है, और वो हमें क्या है करना वो बताता हूं आपको। वो है आपका कि इट हेल्प्स टू कैलकुलेट द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब शायद बच्चों को ध्यान आ गया, बोले हाँ सर ये पढ़ा था हमने क्वेश्चन इन टेक्स्ट में, समझ नहीं आया था करना क्या है ना। तो इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, इसके लिए आपको वाटर की स्पेसिफिक कनेक्टिविटी की वैल्यू पता होनी चाहिए भाई, दैट इज 5.54 इंटू में 10⁵ ठीक है, यूनिट वगैरह जो आपको आप याद कर लीजिएगा क्या होती है, सॉरी -8, ठीक है, -8 ये आपकी होती है स्पेसिफिक कनेक्टिविटी। तो आपको निकालना है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट का मतलब ये होता है भाई कि आयनिक प्रोडक्ट का सिंबल जो हम यूज करते हैं बेसिकली वो के ही यूज करते हैं, कांस्टेंट ही होता है ये भी एक। आयनिक प्रोडक्ट का सिंबल के होता है हमारा, तो वो कैसे निकाल सकते हैं, देखिए इसका मतलब यहाँ पे ये है कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन, इनकी आयंस की कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट आता है उसको हम आयनिक प्रोडक्ट बोलते हैं। अब इसमें क्या करना है कि इसकी कंसंट्रेशन निकालनी है आपको दोनों की, ये निकल जाए तो KW होता है, KW निकल जाएगा हमारा। ओके, अब जो देखिए H2O है हमारा, H2O हमारा डिसोसिएट होता है मान लीजिए H पॉजिटिव और OH नेगेटिव पे। अगर मैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात करता हूं उस टाइम पे, वैसे तो वाटर हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ये भी कंप्लीटली टूट जाएगा ना। इसका मतलब जो कंसंट्रेशन इसकी होगी वही इसकी होगी और वही इसकी होगी, नॉर्मल सी बात, टूटेगा तो ये भी इतना बनेगा, 1 मोल से 1 मोल H पॉजिटिव बन रहा है, 1 मोल OH नेगेटिव बन रहा है, तो जितना ये बनेगा उतना ये बनेगा। ओके, तो अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन निकाल दूं तो इनकी मिल जाएगी, इनकी मिल जाएगी तो यहां वैल्यू पुट कर दूंगा, तो सिंपल सा बात है। यानी मुझे क्या निकालनी है, मुझे इसकी कंसंट्रेशन निकालनी है। तो लैम्डा नॉट एम क्या होता था, कापा इंटू में 1000 डिवाइड बाय मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या है, कंसंट्रेशन, तो मुझे ये मोलैरिटी ही निकालनी है। अब इसके लिए आपके पास ये वैल्यू होनी चाहिए, ये तो मैंने आपको दे दी, तो ये आपको थोड़ी सी याद करनी पड़ती है भाई कि लैम्डा नॉट H पॉजिटिव की जो वैल्यू होती है वो 349.1 के आसपास होती है, और सॉरी 6 होती है, और जो आपकी लैम्डा नॉट OH नेगेटिव की होती है वो आपकी 199.1 के आसपास होती है। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास किसकी आ जाएगी वैल्यू, H2O की आ जाएगी। ठीक है, ये राउंड कितनी आएगी आपकी 7, 18, 12, सॉरी 14 और 548.7 के आसपास आ जाएगी। तो ये वैल्यू हम यहां पुट कर सकते हैं, 548.7 इक्वल टू कापा की वैल्यू 5.54 इंटू में 10⁻⁻8 इंटू में 1000 डिवाइड बाय मोलैरिटी, तो वो क्या आ जाएगी हमारे पास, कंसंट्रेशन आ जाएगी। तो अगर इसकी वैल्यू जो यहां पे आएगी वैल्यू वो यहां भी पुट कीजिए, यहां भी पुट कीजिए, तो KW कितना हो जाएगा, मान लीजिए M कुछ भी आ गया हमारे पास,
तो m का स्क्वायर कर दीजिए, तो वो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो नियर अबाउट आपकी 10⁻⁻14 आएगी, और वाटर का आयनिक प्रोडक्ट इतना ही होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो आयनिक प्रोडक्ट है वाटर का वो हम कोलार्स लॉ की हेल्प से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जो वाटर की कनेक्टिविटी होगी वो उसके आयंस की कनेक्टिविटी की वजह से होगी। तो ये आपकी लास्ट एप्लीकेशन थी भाई कोलार्स लॉ की, जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको करवा दी। ठीक है, अब इसको साफ करते हैं और देखते हैं कुछ नया टॉपिक। स्टूडेंट्स आज के टॉपिक को हम यही रोकेंगे, नया टॉपिक हम कल ही स्टार्ट करेंगे, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही कराऊंगा मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस को कंप्लीट कर दिया सारा। कल से हम इलेक्ट्रो केमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, शुरू से स्टार्ट करेंगे उसको। आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं बस। आज थोड़ी सी वीडियो है, इसके बस एप्लीकेशन कीजिए, न्यूमेरिकल्स ट्राई कीजिए। लास्ट में मैं आपको क्लास ट्राई कुछ न्यूमेरिकल्स दे रहा हूँ, और न्यूमेरिकल्स कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए अच्छे से आपको आ जाए। कल वाली वीडियो से ही आपको फिर मैं अच्छे से दोबारा से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में जो है वो स्टार्ट करेंगे, गैल्वेनिक सेल के बारे में। ओके, तो आज के लिए इतना काफी है, छोटा सा लेक्चर था, मजा आ गया होगा, तो खुश हो गए रे वाह, आज तो फटाफट निपट गए। तो आज फटाफट निपटिए, और उसके बाद आपके पास ये है न्यूमेरिकल्स, इन न्यूमेरिकल्स को ट्राई कीजिएगा, और इनको वर्क करने के बाद मुझे कमेंट्स में बताइएगा भी कि आपके क्वेश्चन सोल्व हुए या नहीं हुए हैं। आंसर बेशक मिलता ही है, बट इतना कह दीजिए कि सर सोल्व हो गए थे या नहीं हुए थे, जो सा नहीं होता वो मैं ट्राई करवाऊंगा। ठीक है, तो आज के इतना काफी है। आई थिंक आपने क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो बाकी करते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बने रहिए कैमवेदा के साथ।